नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज शाम की इस चर्चा के अंदर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले बड़ी खुशी की बात है कि हमने पहले भी कहा कि बहुत सारे हमारे जो दर्शक वो चाहते हैं कि उनकी जो भी गतिविधियां उनके संगठन की या उनके क्षेत्र से संबंधित उसको कहीं ना कहीं नमस्कार इंडिया के प्लेटफॉर्म पर स्थान प्रदान किया जाए। उसी के तहत हमारे एक मैं कहूँ बहुत प्रेमी दर्शक हमारे हैं, प्रकाश अर्जुन वार साहब, ये गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। उनकी एक प्रेस विज्ञप्ति आई है जिसके अनुसार, जो मैं ये भी आपको सूचित करता चलूंगा, प्रसिद्ध गांधीवादी डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव साहब, उनका अब उनका निधन हो गया एस.एन. सुब्बा राव साहब का। और वो गांधी जनों के पुरोधा थे। जो हमें प्रेस विज्ञप्ति भेजी है प्रकाश अर्जुन वार साहब ने, उस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार देश के शीर्ष गांधीवादी, राष्ट्रीय एकात्मकता तथा गांधी जनों को शांति दूत डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव हर भाषा, हर धर्म, हर पंथ के पुरोधा थे। उनके निधन से देश में गांधी युग की बेहद क्षति हुई है। डॉक्टर सुब्बा राव के कल जयपुर में निधन पर उन्हें महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विचार मंच, जन अधिकार मंच, सर्वोदय मंडल, गुरुदेव सेवा मंडल तथा गांधी विचारकों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह कार्यक्रम गुरुदेव सेवा मंडल कार्यालय में विश्व शांति दूत प्रकाश ये इन्हीं की अध्यक्षता में प्रकाश अर्जुन वार साहब की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए सभी लोगों ने। कुल मिलाकर जो इसके अंदर कार्यक्रम के अंदर नाम आ रहे हैं, वरिष्ठ गांधीवादी था गुरुदेव सेवा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर एस.बी. कुंभारे, सर्वोदय मंडल अध्यक्ष देवानंद कामड़ी, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विचार मंच के जिला संयोजक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ वेलफेयर के प्रमुख श्री मनोहर हेपट, गांधीवादी श्री घोटेकर और पुड के गुरुजी बंडोपंत बोडेकर, सुखदेव वेठे, दारूबंदी मंडल अध्यक्ष संदीप कटकूरवार ने श्रद्धांजलि दी है इन सब लोगों ने। और नानाजी वाडेई, केशवराव देशमुख, बौद्ध महासभा के श्री राउत, ये सभी जन उपस्थित रहे। हम जिनका नाम ठीक से नहीं पुकार पाए उनके लिए क्षमा याचना करता हूं मैं कुलदीप भारद्वाज व्यक्तिगत रूप से। और इनके द्वारा हमारा प्रयास है कि जो भी विचार व्यक्त किए गए श्रद्धांजलि सभा में, भावांजलि सभा में, वो भी आपके सामने प्रस्तुत है। महात्मा गांधी जी के जीवन कार्य को और उनके जीवन दर्शन को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी ने बचपन से किया है। ये मूलतः कर्नाटक राज्य के निवासी थे। उम्र के 15वें साल में दिल्ली पहुंच गए। कांग्रेस सेवादल के संस्थापक नासू हार्डिकर, डॉक्टर नासू हार्डिकर जी, उनके कामों से प्रभावित होकर के जवान और नौजवान लड़का, जिसको अपने खुद और बुद्ध नहीं थी, लेकिन उनको ज्ञान ये आया था कि कहीं तो ये जो दिशा है ज्ञान की गंगा मानव समाज में काम आएगी। तो 15वें साल में दिल्ली गए और तब से महात्मा गांधी जी के साथ में उन्होंने काम किया। गांधी जी के साथ में काम किया। मुझे जानकारी यदि सही है या नहीं आपको मालूम होगा, लेकिन भारत जब स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, तो लाल किले का पहला ध्वजारोहण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किए थे, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के लाल किला को ध्वजारोहण करते समय जो ध्वज सेवक के रूप में जो कोई था, ध्वज को बांधने वाला, संरक्षण करने वाला कोई युवक था, तो वो डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी थे। देश के आजाद हुए पहले तिरंगा फहराते समय वो उसके सेवक बताया गया उनके बारे में। वो हाफ पैंट क्यों पहनते थे और मनीला हाफ वाला क्यों पहनते थे? तो हर कोई गांधी नहीं बन सकता, लेकिन गांधी जी के जीवन दर्शन को उन्होंने अपने शरीर में भी उतारा। और जब देश के लोगों को पूरा वस्त्र नहीं मिल पा रहा है, खैर अब इससे आगे मैं इससे कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पहले आपको मैं जानकारी देता चलूं। जानकारी के अनुसार जो आज माता अहोई अष्टमी है,
उनका पूजन हुआ जगह जगह, उसके लिए शुभकामना, मंगल कामना नमस्कार इंडिया की ओर से। और हम इतना जरूर कहेंगे, आप में से क्योंकि त्योहार का मौसम है, दीपावली आ रही है और अनेकों त्योहार होंगे दुनिया भर के, छोटी दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजन, भाई दूज आदि आदि। आप में से जो भी लोग नमस्कार इंडिया के माध्यम से अपने एडवर्टाइजमेंट या शुभकामना संदेश प्रसारित कराना चाहें, उनका स्वागत है। कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा है आए। लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा, जो कार्यक्रम में यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो गई, अखबार का विज्ञापन पढ़ने के बाद एक दिन के बाद कोने में आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये क्योंकि ऑनलाइन रहता है हमेशा, जब कभी भी ये वीडियो दुनिया के जिस भी कोने में देखा जाएगा, आपका शुभकामना संदेश, आपका विज्ञापन उस समय भी सामने होगा। चलिए अब कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए, शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को आज जमानत मिल गई। 25 दिनों के बाद जमानत मिल गई। हालांकि अभी वो छूटे नहीं है, उम्मीद की जा रही है कि कल या परसों में वो जेल से रिहा हो जाएंगे आर्यन खान। और इसी कड़ी में आपको मालूम है कि जो समीर वानखेड़े हैं, उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था और गिरफ्तारी के डर से वो हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने हालांकि उनकी तुरंत गिरफ्तारी तक पर तो रोक लगा दिया, लेकिन सीधा सीधा कहा कि उनकी गिरफ्तारी से पहले, अभी फिलहाल फौरी राहत दे दी है उनको, और ये निर्देश जारी किया कि समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से पहले 72 घंटे पहले या 3 दिन पहले उन्हें सूचित करना होगा। इस प्रकार की जानकारी अभी आ रही है हमारे पास में। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन उनकी निजी जिंदगी को लेकर उनकी पूर्व पत्नी के जो पिताजी हैं, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, ये मुस्लिम रीति रिवाज से हमारा विवाह संपन्न हुआ था। वो आज भी, समीर वानखेड़े आज भी नमाज पढ़ते हैं और रोजा आदि रखते हैं, इस प्रकार की चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि उनकी पूरा का पूरा परिवार जो था वो मुस्लिम था। अगर वो मुस्लिम नहीं होते तो मैं अपनी बेटी की शादी बिल्कुल भी नहीं करता। अभी देखिए व्यक्तिगत जिंदगी में झांकने जैसे हो जाती है कुछ चीजें, लेकिन क्या करें, आज के समय के अंदर मजबूरी, अब जो इस समय वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है। एक और जानकारी, जो पूर्व कैग थे अर्थात सीएजी विनोद रॉय, उन्होंने कांग्रेस नेता संजय निरुपम से बिना शर्त माफी मांग ली। आपको भी मालूम, उन्होंने अपनी पुस्तक के जरिए जो विनोद राय हैं, उन्होंने आरोप लगाया था संजय निरुपम के ऊपर सर कि भाई आप उसमें इनका क्या नाम है, पूर्व प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह उस समय थे, उनका नाम ना लें, वो जो भी रिपोर्ट आदि बना रहे होंगे। लेकिन हालांकि जब ये जानकारी क्या नाम है संजय निरुपम को मिली तो उन्होंने मना भी किया। तो नहीं मानने के बाद उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में केस दायर किया और आज बिना शर्त विनोद राय ने माफी मांग ली है। अब इसके ऊपर संजय निरुपम, कांग्रेस नेता संजय निरुपम, जो कि मुंबई में रहते हैं, मुंबई से कांग्रेस की राजनीति करते हैं, पूर्व शिव सैनिक भी रहे वो, देखिए उनके प्रतिक्रिया। आज एक बहुत सुनहरा दिन है। हिंदुस्तान के भूतपूर्व सीएजी विनोद राय ने मुझसे अदालत में अनकंडीशनल माफी मांगी है। हुआ ये कि 2015 में उन्होंने किताब लिखी रिटायरमेंट के बाद, और उस किताब के प्रचार के दरमियान उन्होंने ये आरोप लगाया था मुझ पर कि जब वो कोल ब्लॉक के लोकेशन की छानबीन कर रहे थे, ऑडिट कर रहे थे, तब मैं उनके पास जाकर के मैंने उनसे गुजारिश की थी कि इस पूरे रिपोर्ट में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम मत आने दीजिएगा। ये सरासर झूठ था, गलत बात थी। मैंने तभी विनोद राय जी से कहा कि आपने गलत बात की, आप वापस लीजिए। उन्होंने नहीं माना। मैंने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट पटियाला हाउस में दिल्ली में एक उनके खिलाफ डिफेमेशन केस यानी जो मानहानि का मुकदमा होता, मुकदमा दायर किया था और लगातार सुनवाई होती रही और चर्चा होती रही। और उसके बाद आज उन्होंने अदालत में अपनी एक अनकंडीशनल अपोलॉजी पेश की और कोर्ट ने उनकी माफीनामा को स्वीकार किया है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगा, भले ही कोर्ट ने नहीं कहा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम के लोकेशन और कोल ब्लॉक के लोकेशन के बारे में जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई, तो सारी रिपोर्ट बकवास थी। 2G रिपोर्ट के बारे में तो 7 वर्षों तक सुनवाई के बाद जज महोदय ने यह कहा कि सीबीआई ने कोई इस तथाकथित घोटाले का कोई सबूत ही नहीं दिया। मतलब रिपोर्ट ही फर्जी थी। जो कोल ब्लॉक एलोकेशन की रिपोर्ट वो फर्जी थी। उन फर्जी रिपोर्टों के लिए भी विनोद राय को माफी मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए अपने इस पाप के। जो आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस कमेटी के पास, जो पेगासस मामले को लेकर, क्या उसके पास कोई जादू की छड़ी होगी?
क्या सरकार, जिस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी चुप्पी लगा गई कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, तो क्या सरकार इस कमेटी के सामने अपना कोई जवाब बदलेगी या वो दस्तावेज कोई प्रस्तुत करेगी? क्या आसानी से वो जवाब देगी या अपनी पुरानी बात को बदलेगी? ये एक सोचने वाला विषय है। जो आप भी जानते हैं, एक्सपर्ट आईटी के और मशहूर वकील हैं पवन दुग्गल, वो कहते हैं अभी बहुत सी चुनौतियां आनी बाकी हैं, जांच कैसे आगे बढ़ती है, उसका तरीका क्या रहेगा और रिकॉर्ड कैसे तलब होंगे, बहुत सारे सवालों का भी जवाब मिलना बाकी है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में दस्तावेज या कोई अन्य जानकारी देने के लिए कहा तो सरकार चुप हो गई थी। अब वही सरकार जांच कमेटी के सामने सब कुछ लाकर रख देगी। क्या संभव है ऐसा? सवाल ये बनता है। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, उस कमेटी के सामने भी सरकार अपने उसी स्टैंड पर कायम रहे। तो इसमें जांच कमेटी के सामने मुश्किलें आना वाजिब है। और इसके अंदर एक चीज और भी है, देखिए एक चीज और गौर कीजिएगा कि इस कमेटी के पास कोई पुलिस पावर नहीं है, पुलिस पावर का अभाव है, जिसकी वजह से जो एनएसओ जो कंपनी है वहां की, उसको बुलाना आसान नहीं होगा। जो कंपनी है, संबंधित कंपनी जो है, वो उसको विवश नहीं किया जा सकता यहां आने के लिए, और इजराइल की सरकार या कंपनी बताने से मना भी कर सकती है। चलिए अभी देखते हैं ये क्या निर्णय निकलता है क्या नहीं। हालांकि कम से कम इस पहल का, सुप्रीम कोर्ट की इस पहल का सभी लोगों ने स्वागत किया। एक जानकारी और आ रही है कि पटाखों पर जो प्रतिबंध है वो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, जान की कीमत पर उत्सव मनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, ऐसा आज शीर्ष अदालत ने कहा है। वो कहते हैं कि भाई उत्सव की आड़ में नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब देखिए ऐसे समय में क्या होता है, आपको पता है वर्तमान में जो चला हुआ है कि अगर कोर्ट कोई आपके मन मुताबिक निर्णय ना दे तो आप उसको कहीं ना कहीं जातिवादी चीजों से भी जोड़ने लगते हैं, कभी सांप्रदायिकता से भी जोड़ने लगते हैं, धर्म विशेष से जोड़ने लगते हैं, आदि आदि। एक ट्रोल आर्मी है इस प्रकार की। और खाली इतना ही नहीं है, अभी जो ईडब्ल्यूएस कोटे से संबंधित जो कुछ भी, नीट की परीक्षा से संबंधित जो भी उसका कोटा, उसके साथ संबंधित भी जो निर्णय आने हैं उसको लेकर भी एक है सज्जन, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं। और उन्होंने भी टिप्पणी उठाई, हम ऐसे लोगों को का नाम लेकर उनको बेवजह प्रचारित नहीं करना चाहते। मैं फिर एक चीज आप लोगों से रिपीट करूंगा, मैं फिर एक बात आप लोगों से निवेदन करूंगा। मेरा निवेदन है कि कृपया करके क्रैकर्स, पटाखे दीपावली पर ना फोड़ें तो ज्यादा अच्छा है। इंसान को जो नुकसान हो उसको तो छोड़िए, लेकिन जो जानवर होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, वो कितने डर जाते हैं, सहम जाते हैं। आप कभी देखिए जब पटाखे छूट रहे होते हैं, जो गलियों में कुत्ते घूम रहे होते हैं विशेष रूप से, वो किस प्रकार छुपते हैं, डरे घूमते रहते हैं। वो किस प्रकार पक्षी जो पेड़ों के अंदर छुपे होते हैं, घोंसला बनाकर रात को आराम कर रहे होते हैं, वो किस प्रकार कुलमुला जाते हैं। हमको इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए और रखना होगा, मैं तो यही कहूंगा। बाकी क्योंकि लोगों ने मानना नहीं है, इस समय बहुत सारी जो लोग बेतुके से बयान जारी करते रहेंगे कुछ ना कुछ। चलिए उनकी इच्छा है, वो अपना सा करें। एक जानकारी और दे दी, 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की एक संकल्प रैली हो रही है गोरखपुर के अंदर। उसके अंदर अब उसको लेकर भी कांग्रेस जनों में बहुत ज्यादा जोश है। और आपको मालूम है 31 अक्टूबर 1984 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चलिए अब एक और खबर के जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वर्तमान में तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, वो अब पंजाब गए। पंजाब के लिए उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपकी अर्थात आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर बनी तो 1 अप्रैल 2022 के बाद किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे, चाहे जो करना पड़े। क्या करेंगे साहब आप? आपके हाथ में क्या है मुझे बताइए, क्या कर लेंगे सिवाय मूर्ख बनाने के? आपने दिल्ली के अंदर जल बोर्ड की क्या हालत है? क्या आप यहाँ से कभी किसी
एक शिकायत का निवारण हुआ है? निवारण छोड़िए, क्या कभी आपके यहां से जवाब दिया गया है किसी को? आपको अनेकों बार, हमने भी और अनेकों बार लोगों ने शिकायतें की है कि आपका केजरीवाल साहब जो ये ऐप है दिल्ली जल बोर्ड का, उसको आप अपने यहां से कंट्रोल करते हैं, कब से वो काम नहीं कर रहा है। आप फर्जी, बिना व्यक्ति का फर्जी रूप से आप रीडिंग डाल देते हैं, बना देते हैं लोगों को तंग करने के लिए, क्योंकि आपने रीडिंग और आदि आदि चीजें प्राइवेटाइज की हुई है। कमाने खाने का धंधा आप दे रहे हैं लोगों को, गलत रास्ते पर आप चलाने जा रहे हैं। सिवाय और सिवाय झूठ बोलने के आपके पास कोई काम है? दिल्ली के फुटपाथों की क्या हालत आपने कर दी, आपको मालूम है? मेरा फिर निवेदन ये, हालांकि फिर वही बात कि हमको केजरीवाल के नाम कोई हमारी कोई जाति दुश्मनाई नहीं है, नाम उनके प्रचारक है, लेकिन पहले यहां तो आप उदाहरण दीजिए ना। यहां आप कुछ करते नहीं, सिवाय झूठी घोषणा, कोई सिवाय और सिवाय झूठ बोलने के आपने किया क्या, मुझे बताइए। कभी बिजली यहां पर चली जाए तो आपके सबके चौके साइड पर रख दिए जाते हैं फोन के, कोई फोन कॉल नहीं होता। फर्जी नंबर, जो नंबर दिए जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, वो नंबर काम ही नहीं कर रहे होते हैं। आपके यहां से कोई कॉल नहीं, कोई आपका एमएलए नहीं सुनता, आप नहीं सुनते, आपके कार्यालय से किसी मेल का जवाब नहीं। जो कर सकते वो तो आप करते नहीं है, सिवाय और सिवाय लोगों को झूठ बोलने की, और कुछ नहीं करते हैं। खैर चलिए, आप बाकी सबके क्योंकि अपने अपने समर्थक हैं, वो अपने अपने हिसाब से देखेंगे जैसा भी होगा। एक और समझ नहीं आता कभी कभी ये चर्चा में बने रहने के लिए, आजकल प्रशांत किशोर साहब, उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी गलतफहमी ना पालें, और अभी बीजेपी, ठीक है बीजेपी ना जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताइए, या जो भी कुछ आपने कहा, अब आपका क्योंकि डील नहीं बैठी कांग्रेस के अंदर, पहले आपको कुछ तो नजर आ रहा होगा ना कांग्रेस में, राहुल में, तभी आप जाना चाह रहे थे ना, तभी आप वहां पदवी पाना चाह रहे थे ना। अब आपकी डील नहीं बनी, अब आप फिर उलझुल बातें करने लगे, समझ नहीं आ रहा। खैर चलिए, आपका काम है, क्योंकि आपका पेशा है, आपने एक को बुरा कहना है, जहां जाएंगे वहां भला कहना है। साथ तो आपने किसी का निभाया नहीं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आपको इतनी तवज्जो दी, आप उनके यहां नहीं रुके। चल ठीक है, तो एक बार फिर से आपसे निवेदन, बाहर निकले, मास्क यहां से यहां तक, क्योंकि ये ना हो त्योहार का मौसम है, आप खरीदारी करने बाहर निकले और यहां पर केजरीवाल साहब के छोड़े हुए जो चेले हैं, वो आपके हाथ में कहीं 2000 की पर्ची ना थमाने लगे। और पर्ची के साथ, क्योंकि आप 2000 से बचना चाहेंगे, तो कहने की आवश्यकता नहीं क्या किया जाए। हाँ, एक दुखद खबर, आज बहादुरगढ़ के पास में, झज्जर बहादुरगढ़ बाईपास पर, जो किसान आंदोलन में महिलाएं पंजाब के मानसा से आई, वहां पर एक बेकाबू ट्रक उनके ऊपर चढ़ गया। वो जैसे बारी बारी से आती हैं और फिर वापस घर लौटती हैं, कुछ कुछ दिन अपनी ड्यूटी निभाकर वहां के लोग, वो वापस अपने घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी वो महिलाएं। तो 3 महिलाओं की वहीं डेथ हो गई, देहांत हो गया, दुखद, और 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। नमस्कार इंडिया उनके लिए भावांजलि अर्पित करता है। समझ नहीं आ रहा क्या दौर हो रहा है, कहीं गाड़ी चढ़ा दी जाती है, कहीं गाड़ी चढ़ जाती है। नमस्कार।